नमस्कार नोहरा जी और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो हैं उनसे तो बाजार सब तरफ हरियाली देखना चाहता है। आप लाल लाल टी शर्ट पहन के आ गए हैं, क्या बात है? बीते हफ्ते कुल मिलाकर के एक अच्छी चाल बनी रही थी बाजार में, और अब शुक्रवार को पॉल साहब ने जो बोल दिया है जैक्सन होल में, तो द टाइम हैज कम। टाइम हैज कम फॉर व्हाट? बिग रैली और व्हाट? देखिए, जहाँ तक लाल टी शर्ट, तो आप जानते हैं लाल तो एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, उत्साह ज़्यादा है अभी। रही बात, आज दो चीज़ पे मैं फोकस भी करना चाहता हूँ इंडेक्स पे आने के पहले। देखिए, मैं हर बार नहीं, सालों से इस चीज़ को मैं कहता आया हूँ कि बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स कभी चेंज नहीं होता है। जिसको जो कहना है, करना है, कर सकता है। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स को जिसने भी छेड़ा है, उसको तकलीफ हुई है। अभी आपको मैं एग्जांपल ला के दूँगा, सबसे पहले चाइना का। फाइनली आपने अब चाइना के इकोनॉमिस्ट को शोर मचाते हुए अब सुन रहे हैं कि डिमांड क्रिएट करना है। डिमांड क्रिएट करना है, इकोनॉमी में डिमांड नहीं है। अभी तक चाइना क्या करती आई थी, अपने तरफ से सप्लाई क्रिएट करती आई थी इंफ्रास्ट्रक्चर की। डिमांड नहीं क्रिएट हो रही थी। जब तक डिमांड नहीं होता है ना, और मैं हमेशा इसीलिए जब मैं स्टॉक की एनालिसिस भी करता हूँ तो हमेशा कहता हूँ सेल्स पे फोकस कीजिए। प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, मार्जिन्स, ये सब चीज़ें थोड़े समय के लिए मैनेज की जा सकती हैं, लेकिन लंबे समय के लिए अगर सस्टेन करना है तो हमें प्रॉपरली सेल्स यानी डिमांड पे फोकस करना है। और यही अब चाइना की इकोनॉमी में आप देख रहे हैं कि अब वो लोग डिमांड पे काम करेंगे। और यहीं पे मैं यूएस की भी इकोनॉमी की बात लाना चाहूँगा। आप 1929 का सिचुएशन उठा लीजिए, जापान का सिचुएशन, आई थिंक 80s अर्ली 90s ले लीजिए, हमारा डॉट कॉम बबल ले लीजिए, हमारा 2008 क्राइसिस ले लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको दो ही चीज़ इंडिकेट करेंगी: गलत इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट एंड टू मच ऑफ करेंसी इन द सिस्टम, टू मच ऑफ प्रिंटिंग मनी इन द सिस्टम। यही दोनों की जड़ रही हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि कभी क्राइसिस नहीं आएगा, हर चीज़ के बावजूद भी क्राइसिस आएगा, लेकिन इकोनॉमिक्स यही कहता है कि अगर बेसिक्स से डील नहीं करोगे तो परेशानी होगी ही। और यही अब चाइना में बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम हो गई है। डिमांड की सीरियस प्रॉब्लम है। यूएस में भी डीप रूटेड हाई इंटरेस्ट रेट की प्रॉब्लम हो गई, हाई डेट की प्रॉब्लम हो गई है। इनसे निकलने में हो सकता है कि एक समय का नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड को बहुत बड़ा, बहुत मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस एक देखना बाकी है, बहुत मेजर, मे बी 2008 से भी मेजर। डेट का लेवल इतना खराब हो चुका है। बस भारत यहीं पे हमारा ठीक चल रहा है। हमारे यहाँ की इकोनॉमिक्स अभी भी टू मच ऑफ सप्लाई, टू मच ऑफ मनी प्रिंटिंग पे नहीं जा रही है। व्हेन एवर नीडेड, उसके बेसिस पे रिएक्टिव इकोनॉमिक्स भी बुरी नहीं होती है। बाकी प्रोएक्टिव मेजर्स तो लिए जा रहे हैं। ये दो चीज़। और इसलिए मैं ये बताना इसलिए भी जरूरी था ना कि हमेशा लोग सोचते हैं कि ये बेसिक्स इकोनॉमिक्स की बात करता है। आप कहीं भी एक एक एग्जाम्पल लेके आइए, जो हजारों साल पहले की इकोनॉमिक्स बनी है, सबसे सुंदर इकोनॉमिक्स वही है, उसको छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसीलिए परेशानी हो रही है। अब आते हैं जो आपने पूछा जैक्सन होल में, वो क्या कह रहे हैं कि समय आ गया है, और हम क्या कह रहे हैं कि नवंबर अक्टूबर के जितना हम क्लोज जाएंगे उनको करना ही होगा। इकोनॉमिक्स इसी को कहते हैं, वो एडजस्टमेंट अपने आप करती है, नहीं तो आपसे करवाती है। आप कुछ भी कर लें, अक्टूबर नवंबर तक अगर ये एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो उनकी इकोनॉमी बिल्कुल बुरे हालत में फट जाएगी। इसलिए अब इंटरेस्ट रेट को उनको कम करना ही होगा, अगर डेट सर्विसिंग को अफोर्डेबल बनाना है तो। और एक समय के बाद डेट सर्विसिंग टोटली अनअफोर्डेबल हो जाएगी। देयरफॉर जैक्सन होल में वो बोले या कल फिर सुबह ब्रश करके आके कुछ बोले, मैं यही कहूंगा कि इंटरेस्ट रेट कट होना है। वो एक साइकिल है, इकोनॉमिक्स का साइकिल है। मे बी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, मुझे नहीं पता, लेकिन क्लोजर टू अक्टूबर नवंबर इसको होना ही होगा। ये अलग डिबेट होगा मेरे तरफ से कभी, ये फायदेमंद है या नहीं है। तो जैक्सन होल का जवाब ये है कि अभी वो आपको यूफोरिया में डालेगा, लेकिन कई सारे सवाल भी खड़े करेगा। जी, दरअसल आप पहले से भी ये कहते रहे हैं कि भाई जब रेट कट होगा तो बाजार आमतौर पे इसे अच्छा मानेगा, लेकिन असल में वो उतनी अच्छी बात होगी नहीं। तो इसे दो टुकड़ों में फिर समझाइए कि इमीडिएट रिएक्शन कैसा होगा और बाद में इसका असर क्या होने वाला है। और दूसरी बात ये भी कि अभी तो
जैक्सन होल में उन्होंने जो कहा, एक इंडिकेशन दिया था, टाइम हैज कम, और उसका इंटरप्रिटेशन यही हो रहा है कि अब सितंबर में तो रेट कट हो जाएगा अमेरिका में। तो जब अमेरिका में रेट कट हो जाएगा तो आरबीआई को क्या उसके पीछे पीछे चलना ही पड़ेगा। कितना पीछे चलना पड़ेगा, मतलब वो 2 महीने पीछे चलेंगे, 4 महीने पीछे चलेंगे, 6 महीने पीछे चलेंगे, कितना लैग रहेगा फेडरल रिजर्व के कदम में और आरबीआई के कदम में। और क्या ये आवश्यक ही होगा कि हाँ, वो जैसा फेडरल रिजर्व ने किया वैसा ही कुछ समय के बाद, कितने समय के बाद जो भी हो, आरबीआई भी वैसा ही करेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है एक पूरे सवाल में 3 सवाल निकल के आए हैं यहाँ पे। पहला, जो अभी वो एक्शन लेने वाले हैं उसका इम्पैक्ट नियर टू मीडियम टर्म में क्या होगा? दूसरा, भारत को क्या करना पड़ेगा और भारत को क्या वो करना ही पड़ेगा या कुछ और रास्ता है? देखिए, और कितने समय के बाद, पहले सवाल, हाँ, कितने समय के बाद? और कितने समय के बाद पहली करना चीज़, पड़ेगा। हाँ, पहली चीज़, पहले सवाल का जवाब। देखिए, कभी-कभी कभी भी अगर आप अपने मन से काम करें, तो उसका असर दूसरा होगा। मैं एकदम डाउन क्रूड लैंग्वेज में समझाता हूँ। आप अगर प्रोएक्टिवली एक्सरसाइज़ करें, योग करें, बीमारी को आप दूर भगा सकते हैं। लेकिन अगर बीमारी आ गई, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? दवाई का रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे जो यूएस करने जा रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्यों रेट कट होगा? क्योंकि वो इकॉनमी ओवरहीट होके अब खराब होनी शुरू होने वाली है। अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू समझ में आने वाला है। टू मच ऑफ डेट सर्विसिंग का इश्यू समझ में आने वाला है और टू हाई फॉर टू लॉन्ग इंटरेस्ट रेट आपकी इकोनॉमी को डेंट पहुंचाने वाला है। इसका मतलब क्या है? आपके यहाँ बीमारी आ चुकी है। अब आप बीमारी को ठीक करने जा रहे हैं और ये अच्छा सिग्नल नहीं होता है। अगर आपने इसको प्रोएक्टिव मेजर से सेट किया, ठीक किया होता, और एक एग्जांपल आपको फिर से दूंगा, कोविड के समय। कोविड के समय हर जगह पूरे वर्ल्ड में मनी प्रिंट हुई है, विदाउट एनी रीजन प्रिंट हुई है। कंज्यूम कहाँ होगा? लेकिन भारत में मनी तब प्रिंट होनी शुरू हुई जब लॉकडाउन खत्म हुआ। लॉकडाउन के समय भारत में मनी प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन पूरे ग्लोब में लॉकडाउन के समय पैसा दिया गया है लोगों को, जो कि वेस्ट हुआ है। उसका असर क्या है? अब यहाँ पे सेम आप समझ लीजिए कि अब आपकी इकोनॉमी होगी खराब उनकी, और उससे ये लड़ाई करेंगे, तो ये इम्पैक्ट अच्छा नहीं होगा। जो सेंटिमेंटल रिएक्शन है रेट कट का, वो पॉजिटिव होगा। लेकिन उसके 2 से 3 महीने के बाद इकोनॉमी कैसी रिएक्ट करती है, पीछे वाले जो हायर इंटरेस्ट रेट हैं, उसका क्या असर आता है, डेलिंक्वेंसीज़ बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती हैं, इन सब को ऑब्ज़र्व करते हुए 2 से 3 महीना लगता है इसका रिएक्शन समझने के लिए। और तब उसके बाद बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट का कुछ इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, तब समझ में आएगा। मार्केट यही कह रहा है कि शायद डबल टाइप का पीक बनने जा रहा है उसके कारण से। एनीवेज़, ये हो गया पहला उस आपका जवाब। दूसरा, भारत को क्या करना पड़ेगा? किसी भी तरीके से आज के तारीख में हम दुनिया की अगर 5वीं इकोनॉमी हो चुके हैं, तो हम ग्लोबली लिंक्ड हैं। इसलिए जो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट का डायरेक्शन होगा, किसी भी इकोनॉमी में ध्यान रखिएगा, किसी भी इकोनॉमी में आपका तय करता है दिशा, आपका इंटरेस्ट रेट, आपका फिक्स्ड इनकम, वही दिशा तय करता है इकोनॉमी की। तो अगर कहीं पे रेट बढ़ रहा होगा, आप पूरे तरीके से नहीं उसके अलग रह सकते हैं। खासकर उस जगह पे अगर रेट रेट कम हो रहा हो, जो 60-65% ऑफ ग्लोबल ट्रेड कंट्रीब्यूट करता है उस इकोनॉमी का, तो आपको भी उससे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। या तो नहीं करेंगे आप, या तो आप टू एक्सपेंसिव रह जाएँगे, और जल्दी करेंगे तो टू चीप भी हो सकते हैं। दोनों में से भी कुछ भी हो सकता है। ओके, टू एक्सपेंसिव अगर आप रह गए, तो फिर आपके यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की। और अगर पहले ही कट कर दिया, तो फिर ट्रेजरी में हमारे यहाँ से निकल के जिसके यहाँ हायर इंटरेस्ट रेट है, उसके यहाँ जाने का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए जब वहाँ पे कट शुरू होगी, तो हमको अलाइन करना होगा, बट वन टू वन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। क्यों? क्योंकि उनके इन्फ्लेशन से हमारा इन्फ्लेशन ज़्यादा कंट्रोल्ड है, और हमारा इन्फ्लेशन का सेंसिटिविटी, बिकॉज़ हमारा पर कैपिटा जीडीपी कम है, इसलिए हमारे इन्फ्लेशन की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए वन टू वन मैच मुझे नहीं लगता करना चाहिए, लेकिन एडजस्टमेंट होगी। अब कब करना होगा? देखिए, एक बार कट होगा, तो हमारे यहाँ भी फॉलो थ्रू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो मेज़रमेंट है ना, वो अपनी यूएस के और अपनी दोनों मिक्स करके ही चलेंगे। लेकिन पहला वाला जो रेट कट है, वो फ़ॉलो थ्रू के हिसाब से मुझे लगता है इमीडिएट हो जाना चाहिए। ये दास बाबू भी कह रहे हैं कि यहाँ पे भी पॉलिसी एडजस्टमेंट का समय आ सकता है।
तो ये भी कह रहे हैं पहला होगा फॉलो, लेकिन उसके बाद फिर से मतलब हम ये एडजस्ट करेंगे हिसाब से। मतलब ये कि सितंबर में अगर फेडरल रिजर्व में ब्याज दर की कटौती की घोषणा हो जाती है, तो उसके बाद जो हमारी अगली पॉलिसी मीटिंग होगी आरबीआई की, उसमें भी वैसे ही घोषणाएं आ जाएगी। एक आनी चाहिए, पहली वाली आनी चाहिए। जी, यानी पहले कदम पे हम उनके साथ चलेंगे, उसके बाद फिर उनका भी असर देखेंगे, अपना भी असर देखेंगे। जी, बिल्कुल। ठीक है। अब मार्केट रिएक्शन। अब सबसे पहले तो सुबह-सुबह जब बाजार खुलेगा सोमवार को, तो वहाँ कैसा रिएक्शन दिखेगा? और वो रिएक्शन मतलब शॉर्ट लिव्ड होगा, बहुत थोड़े समय का होगा, या कोई कंटिन्यूड इम्पैक्ट हमें दिखेगा? देखिए, हमारे मार्केट का जो रिएक्शन है ना, अभी तक हमारा 25,000 से लेके 25,150-200 वाला लेवल बना हुआ है। उसमें कोई भी अभी नेगेटिव ट्रिगर नहीं आया है। मुझे लगता है पॉज़िटिव तो खुलने वाला है बाज़ार अपना और 25,000 के आस-पास स्ट्रगल भी करने वाला है। तो व्यू में अभी कोई चेंज नहीं रखेंगे। 25,000 25,100 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज़ ले ले, तो व्यू ज़रूर चेंज करेंगे 5, 700, 800 पॉइंट के लिए, फिर रिव्यू करेंगे बिकॉज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बन रही है, वो ये कि जिस तरह से राउंडिंग टॉप का स्ट्रक्चर बन रहा है, ये एक्सटेंडेड अपसाइड मुझे मार्केट का लग रहा है और ऐसा हो सकता है कि हायर हाइज़ के साथ भी मार्केट डबल टॉप बनाता है। वेट एंड वॉच की बात है, लेकिन यहाँ से जो मूवमेंट होगा अपसाइड वो बहुत लॉन्ग लिव्ड नहीं होगा, ऐसा लगता है। 5 700 800 पॉइंट के आसपास होगा, उसके बाद फिर रिव्यू करना होगा क्योंकि तब तक हो सकता है डाउ जोन्स 42,000 के आसपास आ जाए। मतलब ये कि 25,000 पार हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर कहीं पर हमें एक टॉप बनता हुआ दिखेगा। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि एक और राइज़ के बाद वो टॉप बन जाना चाहिए। जी। तो फिर क्या ये एक मौका रहेगा जहाँ पर आप जब शुरू में आप कुछ समय से कहते रहे कि हाँ, थोड़ा कैश रखना है, तो क्या ये समझदार निवेशकों को कैश देने का बाज़ार का अपना तरीका होगा? देखिए दोनों तरीके से काम करना पड़ेगा राजीव जी बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप जो हैं अपने साइकिल के लास्ट लेग में चल रहे हैं। लेकिन ये लास्ट लेग जो है ना 6-6 महीने के ऊपर एक्सटेंड हो जाता है। तो अभी जो स्टॉक वाइज़ या सेक्टर वाइज़ जो एनालिसिस कर रहा था मैं, उसमें ये लग रहा है कि जो स्मॉल कैप नहीं चले हैं या जो कंजम्पशन लिंक चीज़ें हैं, जो भी कंजम्पशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल जो भी लोअर इंटरेस्ट रेट से फ्यूल हो सकती हैं, उन सब चीज़ों में पहले से ही पोज़ीशन बन रहा है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, लोअर इंटरेस्ट रेट हमेशा कंजम्पशन ट्रिगर करेगा बिकॉज़ आपके पास अफ़ोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए ये चीज़ों में डिस्पाइट द फैक्ट उसमें अभी अर्निंग्स नहीं है उन सब कंपनीज़ में, लेकिन उसमें पोज़ीशंस बनने शुरू हो गए हैं इन एंटीसिपेशन दैट अगले 1-2 साल में कंजम्पशन बड़ा ट्रिगर होगा। ये डेटा में ऐसा लग रहा है। तो ये लास्ट लेग में भी पैसा बनेगा, डिपेंड करता है कि पोज़ीशन कहाँ बनाते हैं। तो जहाँ तक जैसे अभी रेलवे डिफेंस करते आए थे, क्या वो करेंगे तो पैसा बनेगा? मुझे लगता है शायद नहीं बनेगा। लेकिन रीपोज़ीशन अभी भी करेंगे, तो पैसा अभी भी बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको खाली करके कैश में टोटली बैठ जाना चाहिए। इस लेवल पे 10% के आसपास का कैश ठीक है, बाकी टैक्टिकल लॉन्ग बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन रीपोज़ीशनिंग ज़रूर करनी चाहिए मेरे हिसाब से, जिसमें कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब जो हैं भारी वाले डिफेंस, रेलवे थोड़ा उस पे लाइट होते हुए जिस पे वैल्यूएशन प्रीमियम बहुत ही एग्ज़ॉर्बिटेंटली हाई है, वहाँ पे रिड्यूस करते हुए जो कंजम्पशन लिंक चीज़ें हैं, उसमें रिपोज़िशनिंग होनी चाहिए। तो वैसे पैसा बनेगा। नेट-नेट ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा कैश लेवल ज़रूर रखिए सेफ्टी के हिसाब से, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरे तरीके से कैश में आ जाएँगे। पूरे तरीके से कैश में कब आएँगे ये एक बड़ा सवाल है। वो जी। 24,000 के नीचे, उससे पहले नहीं। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा था कि अब 25,000 से 26,000 के बीच में अगर हमें ये लगता है कि 500 पॉइंट ऊपर, यहाँ से 700 पॉइंट ऊपर, 800 पॉइंट ऊपर कहीं भी एक टॉप बन सकता है 25,000 से 26,000 के बीच में। तो इस जर्नी को कैसे खेलना है? एक इन्वेस्टर की नज़र से, एक ट्रेडर की नज़र से क्या जैसे-जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा हम थोड़ा-सा जो जहाँ-जहाँ अपनी चिंताएँ जताई हैं या हाइलाइट किया है कि भई ये एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बाजार में एक्सेसेस बिल्ड हो रहे हैं, उनसे पैसा निकालना है। तो जैसे-जैसे 25 से 26 की ओर बढ़े, वैसे-वैसे इन सारे सेक्टर से, इन सारे
अपने पोर्टफोलियो में चुन करके वहां से हल्का होना है। क्या इस रणनीति पे चलेंगे इन्वेस्टर्स? जी, बिल्कुल। तो अभी स्ट्रैटेजी में कोई चेंज नहीं है, करंट लेवल पे हम रीएडजस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन अबाउट 10% कैश लेवल है। 26,000 के टुवर्ड्स रीएडजस्टमेंट भी होगी और 15% का कैश लेवल भी होगा, डिपेंडिंग अपॉन आपका पोर्टफोलियो मिक्स कैसा है। अगर स्मॉल कैप है, तो अगर प्योर स्मॉल कैप है, तो ऑलमोस्ट 50% के ऊपर कैश में रहना चाहिए, 50-60% के ऊपर कैश में रहना चाहिए। मिड कैप है, तो आपको कम से कम 30-40% कम से कम कैश में रहना चाहिए। अगर लार्ज कैप है या लार्ज कैप है, तभी मैं कहूँगा कि 15% के आसपास कैश में रहना चाहिए, या अगर आपके पास लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का जो मिक्स है, वो ज़्यादा स्क्यूड है लार्ज कैप की तरफ, तब आपके पास 15% का कैश लेवल होना चाहिए। स्मॉल कैप और मिड कैप अगर प्योर है, तो आपके पास कैश लेवल ज़्यादा होना चाहिए, अनलेस आप जो पिक कर रहे हैं, उसका वैल्यूएशन आप समझ सकते हैं। जी, तो जब हम निफ्टी के संदर्भ में बात करते हैं, तो ऑब्वियसली वो लार्ज कैप इंडेक्स है, तो लार्ज कैप के रेफरेंस में बात है। जैसे ही हम मिड कैप, स्मॉल कैप की तरफ बढ़ेंगे, तो फिर कहानी थोड़ी-सी अलग हो जाएगी, लेवल्स अलग हो जाएंगे या कैश का लेवल अलग हो जाएगा। लेकिन क्या मोटा-मोटा ये समझा जाए कि 25,000 के निफ्टी पे आप 10% कैश पर हैं और 26,000 के करीब पहुंचने पर आप 15% कैश पर बैठ जाएं। मोटा-मोटा फॉर्मूला परफेक्ट, लार्ज कैप के हिसाब से ये है। एकदम परफेक्ट, वही फॉर्मूला ही लगाएंगे। जी। अब इस हफ्ते के लिए सर बात कर लेते हैं कि भाई कैसे-कैसे आगे बढ़े, तो कहाँ पे एक, जब सिर्फ एक हफ्ते की बात करें तो ऑब्वियसली उसमें ट्रेडर्स का ध्यान ज्यादा रहेगा, तो उनके लिए ये जर्नी कैसे प्ले करनी है और कहाँ पर आप समझ जाएंगे कि हाँ अब थक गया निफ्टी, अब हमें अपना खेल पूरा कर लेना है। देखिए, लास्ट वीक थर्सडे का जो डेटा था, उसमें एक जो फॉर्मेशन, जो डेटा का बेड निकल के आ रहा है, वो ये कह रहा है कि बिकॉज़ निफ्टी 24,500 के ऊपर क्लोज़ हो चुकी है क्लियरली, तो वो डेटा कहता है कि अब 23,893 जो हमारा लो बना था ऑन 5th ऑफ अगस्त, कि एक सैक्रोसैंट लो है टू डिसाइड बाज़ार से निकलना है या नहीं निकलना है। पहले 24,000 के नीचे हम सोच रहे थे, अब सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो डेटा बन गया। ओके। यानी 20 अभी का डेटा है 23,890 लो है। मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि धीरे-धीरे वापस फिर से हमें मर्ज करके ले जाए पास ऑन क्लोज़ बेसिस। तो ऐसा आप समझें कि 24,000 ऑन द लोअर साइड एक डिफाइंड बेड है आपका, सपोर्ट है आपका ऑन क्लोजिंग बेसिस। अगर टूटा तो बाजार में शार्पर करेक्शन आना शुरू होगा, नहीं तब तक 25,000, लेकिन 25,000 के ऊपर भी निकलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इसलिए बिना इस कैविएट के इस बात को डिस्कस नहीं करेंगे। जब तक 24,000 है, तब तक 25,500, 25,750 ये सब के चांसेस रहेंगे। मतलब मार्केट क्या है? मार्केट बाय डिप्स का है। जिस दिन 24,000 के नीचे क्लोज हुआ, मार्केट से बाहर हो जाइए, रीथिंक करेंगे। जी, ठीक है, तो ये तो ऊपर की जर्नी। क्या ऊपर थोड़ा जब आगे बढ़ेंगे, जब टॉप बनता हुआ नजर आएगा, क्या वहां पर हमें कुछ नए लेवल्स मिलेंगे और उन नए लेवल्स के लिए हमें इंतजार कितना करना पड़ेगा? क्योंकि आज की तारीख में अगर आप 23,900 के आसपास का मार्कर लेकर के चल रहे हैं, क्या भविष्य में ये मार्कर और ऊपर उठेगा जिससे आपको रिवर्सल का पूरा फायदा उठाने में आसानी हो? ऐसा होना चाहिए राजीव जी, मतलब लेकिन जो पैटर्न खत्म होने वाला डिसीजन है ना, वो 24 के पहले नहीं लेंगे। लेकिन हम जैसे बात करते हैं कॉशन एंड कंफर्मेशन, तो कॉशन हमें लेना पड़ेगा बिकॉज 24,500 के ऊपर क्लोज होने पे मैंने पॉजिटिव लिया है स्टैंस। तो 24,400 के नीचे ही कॉशन लेना पड़ेगा। अगर उसके नीचे जी, निफ्टी आई तो प्रॉब्लम शुरू, मे बी डबल टॉप बन गया, लेकिन कंफर्मेशन 24,000 के नीचे। बिल्कुल।